जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 11th एग्रीकल्चर का जो है एग्रोनॉमी का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये मॉडल पेपर जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा 2021 से 2022 एग्जाम के लिए जारी किया गया था। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 2023 में एग्रीकल्चर का जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ से मॉडल पेपर से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, गेहूं की बौनी जातियों के जनक हैं। तो दोस्तों जो है गेहूं की जो है बौनी जातियों के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो है नॉरिंटेन नामक जो है जीन की खोज की थी। गेहूँ की जो है बौनी जातियों के लिए जो है जीन जो होता है जिम्मेदार होता है कौन सा, नॉरिंटेन। ठीक है, नॉरिंटेन जीन की खोज किसने की थी, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने, इसलिए इन्हें बौनी जातियों का जो है जनक कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुआई की श्री पद्धति किस फसल हेतु संस्तुत है। ठीक है, तो श्री पद्धति का जो है किस में प्रयोग किया जाता है बुआई के लिए, तो श्री मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, तो आप इसका नाम ही याद कर लेंगे तो जो है आर से राइस, ठीक है, पता चल रहा है, तो किससे है, तो धान से है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि श्री पद्धति में दोस्तों जो है धान का बीज दर कितना लगता है। तो सामान्य में बात करें तो 100 kg प्रति हेक्टेयर जो है धान का बीज दर लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है श्री पद्धति में, तो श्री पद्धति में 5 kg प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री की जो है उत्पत्ति स्थान कहाँ से हुई है, तो श्री की उत्पत्ति स्थान जो है मेडागास्कर जो है माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है, तो मेडागास्कर जो है श्री विधि की जो है उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत कुल बिले लवण होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो है गन्ना पके हुए गन्ने में जो है वृक्ष कितना % होना चाहिए, तो जो पका हुआ गन्ना होता है उसमें 17% से अधिक जो है वृक्ष होना चाहिए। ठीक है, तभी वो गन्ना दोस्तों जो है पका हुआ माना जाएगा। तो 17% से अधिक वृक्ष जिसमें पाया जाएगा वो गन्ना जो है पका हुआ माना जाएगा। दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा बीमारी निम्नलिखित में से किस फसल में लगती है। तो दोस्तों खैरा रोग जो है वो किस में लगता है, धान में। ठीक है, खैरा रोग जो है धान में जिंक की कमी के कारण लगता है। ठीक है, धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण लगता है, और इसके उपचार के लिए दोस्तों हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो इसके उपचार के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो धान के खैरा रोग के उपचार के लिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, और ये दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी मैं पूरा जो है यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूरा डिटेली एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए प्रमुख पोषक तत्व यानी कि जो है मुख्य पोषक तत्व जिसे बोलते हैं, तो कौन सा होता है दोस्तों, तो हमारा होता है NPK। ठीक है, कौन सा होता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो ये दोस्तों जो है प्रमुख पोषक तत्व हैं। तो NPK यानी कि जो है नाइट्रोजन हमारा प्रमुख हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटास, ये तीनों जो हैं प्रमुख पोषक तत्व हो गए। अब यहाँ पे बचा है हमारा गंधक। ठीक है, तो गंधक को दोस्तों जो है सल्फर बोलते हैं, गंधक को क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं, और ये दोस्तों जो है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, सल्फर हमारा कैसा पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों जो है हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर के लिए जो है बरसीम की बीज की मात्रा बताइए। तो बरसीम के 1 हेक्टेयर के जो है बीज की मात्रा कितनी होती है, तो 1 हेक्टेयर के लिए दोस्तों जो है 25 से 30 किलोग्राम जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, बरसीम के लिए। ठीक है, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है बरसीम के लिए जो है पर्याप्त मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर मक्का की 2 जातियों के नाम लिखिए। तो संकर मक्का की 2 जातियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक तो आप गंगा याद रखिएगा। ठीक है, गंगा ये दोस्तों जो है शंकर मक्का की जाति है। अब इसमें दोस्तों गंगा 1, ठीक है, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 101, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 101। ठीक है, ये दोस्तों जो है शंकर मक्का की जाति हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो है एक और याद रखिएगा, हाई स्टार्च, हाई स्टार्च भी दोस्तों जो है शंकर मक्का की जाति है। और यहाँ पे एक रणजीत, ठीक है, ये भी दोस्तों जो है शंकर मक्का की प्रजाति है। हाई स्टार, रणजीत, गंगा 1, गंगा 2, गंगा 5, गंगा 101। ठीक है, ये दोस्तों जो है शंकर मक्का की जातियां हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए। तो सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी होती है, तो सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज दोस्तों जो है वो कितना होता है, 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, सरसों की प्रति हेक्टेयर उपज 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है होता है।
अब यहाँ पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की एक उक्टारोधी पर जो है प्रजाति का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ठारोधी हो गया है, गलत हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो चने में दोस्तों जो है एक उकठा रोग लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं विल्ट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे पूछा है कि प्रजाति का नाम लिखिए जो इसके प्रति जो है सहनशील है। ठीक है, तो दोस्तों जो है अवरोधी, ये दोस्तों जो है उकठा रोधी के जो है प्रतिरोधी है। ठीक है, अवरोधी दोस्तों जो है चना की प्रजाति है जो उकठा रोधी के जो है प्रतिरोधी है। ठीक है, अवरोधी हो गया दोस्तों, एक हमारा हो गया RSG 888। ठीक है, RSG 888 और RSG 896, ये दोस्तों जो है 3 वैरायटी जो है उकठारोधी प्रतिरोधी हैं, तो इन्हें याद रखिएगा, खासकर अवरोधी को याद रखिएगा। ठीक है, ये चने की जो है उकठारोधी जो है प्रतिरोधी किस्म है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। तो आलू की बीज दर कितनी जो है प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आलू की अगेती फसल के लिए जो हमारा है, ठीक है, आलू की अगेती फसल के लिए तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है आलू की जो है अगेती किस्म के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो हमारी मुख्य फसल होती है आलू की, ठीक है, आलू की जो मुख्य फसल होती है उसके लिए दोस्तों जो है 3 आँख वाले टुकड़े जब प्रयोग किए जाएंगे तो कितना 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पे दोस्तों जो है यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा TPS का नाम। ठीक है, इसको ट्रू पोटैटो सीड्स बोलते हैं। तो इसकी खोज दोस्तों जो है रामानुजन ने की थी। तो TPS के द्वारा जब बुआई करेंगे तो जो है यहाँ पे 150 से, ठीक है, यहाँ पे 150 से 200 ग्राम जो है बीज दर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 150 से 200 ग्राम बीज दर जो है TPS विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल क्रांतता के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जल भराव यानी जो है हमारा बाढ़ आने के जो है 2 कारण लिखना है यहाँ पे। तो जल क्रांतता मतलब जल की अधिकता जहाँ पे हो जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, तो बाढ़ आ जाता है। तो आप इसे स्वयं बनाकर लिखिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखिए। तो 2 नाइट्रोजन उर्वरक कौन कौन से हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फेमस है नाइट्रोजन उर्वरक के लिए वो दोस्तों है NH2CO NH2। ये दोस्तों जो है नाइट्रोजन उर्वरक के लिए फेमस है। इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं यूरिया। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। अब यहाँ पे यूरिया की जो है फार्मूला यूरिया का याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे काम देने वाला है। NH2CO NH2 जो है यूरिया जो है ये नाइट्रोजन उर्वरक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक और प्रयोग किया जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट को भी जो है नाइट्रोजन के उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे अमोनियम, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट को भी जो है नाइट्रोजन के उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इन सभी को जो है याद कर लीजिएगा। यहाँ पे फास्फोरस युक्त उर्वरक याद कर लीजिएगा, पोटास युक्त उर्वरक याद कर लीजिएगा 1-2। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक ही पूछे, वहाँ से अलग भी जो है फास्फोरस युक्त उर्वरक भी पूछ सकता है। ठीक है, अदर क्वेश्चन भी जो है पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोइंग से क्या तात्पर्य है। तो एरोइंग दोस्तों यहाँ पे किस फसल में लगती है तो जान लीजिए। तो एरोइंग दोस्तों जो है गन्ना में लगता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एरोइंग दोस्तों जो है ये दोस्तों जो है गन्ना में होता है। तो इसको एरोइंग को बोलते क्या है दोस्तों। तो देखिए, जब गन्ना जो है पकता है हमारा, तो पकता है दोस्तों, तो वहाँ पे क्या होती हैं, बालियाँ निकल आती हैं। ठीक है, बालियाँ मतलब क्या, फूल निकल आता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरो बोलते हैं। ठीक है, तो गन्ने में फूल निकलता है तो उसको हम लोग एरो बोलते हैं। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो प्रक्रिया जो है एरोइंग कहलाती है। तो गन्ने में फूल निकलना जो है एरोइंग कहलाता है। ठीक है, और फूल को दोस्तों जो है एरो बोलते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद वाली 2 फसलों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हरी खाद कौन कौन सी है दोस्तों। तो हमारा सनई हो गया, ढैचा हो गया, ठीक है, सनई, ढैचा और लोबिया, ये सभी दोस्तों क्या हैं, तो ये सभी जो हैं हरी खाद की फसल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सनई को जो है कब बोने के कितने दिन बाद पलटी की जाती है। तो सनई को 7 से 8 सप्ताह बाद दोस्तों जो है बोने के बाद पलटी की जाती है। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, इसलिए दोस्तों एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का बीज शोधन लिखिए। तो गन्ने का बीज शोधन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो गन्ने के बीज शोधन के लिए दोस्तों जो है फफूंदीनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फफूंदीनाशक दोस्तों यहाँ पे जो है फफूंदीनाशक के रूप में दोस्तों जो है एग्लॉल का प्रयोग किया जाता है गन्ने के शोधन के लिए। एग्लॉल हो गया दोस्तों हमारा, और एक होता है एरीटॉन। ठीक है, एग्लॉल
और एरिटॉन जो है गन्ने में फफूंदनाशक के रूप में जो है बीज उपचार के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक मुख्य पोषक तत्व की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है मैं आपको पूरा जो है यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि जो है मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे पोषक तत्व कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए 17 पोषक तत्व जो है होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 16 खोजा गया था, लेकिन बाद में दोस्तों जो है सिलिकॉन की खोज की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है पोषक तत्व कितने होते हैं, तो 17 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहले नंबर पे आता है दोस्तों हमारा संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, जो पौधों को संरचना प्रदान करता है उसे हम लोग संरचनात्मक पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे संरचनात्मक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारा होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सभी संरचनात्मक पोषक तत्व हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एक प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, कौन सा आता है, प्राथमिक पोषक तत्व। इसको हम लोग जो है प्राइमरी पोषक तत्व जो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो NPK, इसको दोस्तों जो है मुख्य पोषक तत्व या प्रमुख पोषक तत्व भी बोला जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक के बाद आता है दोस्तों द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, प्राथमिक के बाद कौन सा पोषक तत्व आता है, तो प्राथमिक के बाद आता है द्वितीयक। तो द्वितीयक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व हैं। अब सल्फर को गंधक भी बोला जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें जो है बच्चे याद कर लेते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे जब सूक्ष्म पोषक तत्व याद करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है सुनिए। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व याद करने का ट्रिक कौन सा है, तो फेमन। ठीक है, फेमन, यहाँ पे फेमन, कूजन। ठीक है, फेमन, कूजन आप ध्यान रखिए, फेमन, कूजन और बोमो। ठीक है, फेमन, कूजन, बोमो, किल्नी। ठीक है, आप इसको 2-3 बार दोहराइए कि फेमन, कूजन, बोमो, किल्नी। अब देखिए फेमन से क्या हो गया दोस्तों, हमारा आयरन बन गया, और Mn से मैग्नीज, यानी कि फेमन से आयरन और मैग्नीज हो गया, कूजन से कापर और जिंक हो गया, और बोमो से बोरान और मॉलिब्डेनम हो गया, और किल्नी से दोस्तों जो है क्लोरीन और यहाँ पे दोस्तों जो है निकिल हमारा हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको जो है इस वीडियो को जो है अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख लीजिए, और ट्रिक दोस्तों जो है लिख कर याद कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि किसी एक मुख्य पोषक तत्व की व्याख्या कीजिए, तो आप दोस्तों जो है मुख्य पोषक तत्व कौन से हमारे हैं, NPK। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्तों जो है पढ़ लीजिएगा, इनका कार्य क्या है, इनकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है पौधे में, कौन से रोग हो जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो है समान उपाय लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर जो है आप निबंध बहुत सारे लिखे होंगे पहले भी। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन जो है स्वयं से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद किसे कहते हैं। तो देखिए हरी खाद उन्हें कहते हैं दोस्तों जिन्हें जो है खेत में बोया जाता है। ठीक है, बोने के बाद जो है उन्हें उसी खेत में जुताई कर दी जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हरी खाद के फसलों के नाम लिखिए, तो मैंने आपको अभी बताया सनई, ढैंचा, लोबिया। ठीक है, ये सभी कौन सी खाद हैं दोस्तों, तो ये सभी हरी खाद हैं, और इसका प्रयोग की विधि दोस्तों जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा बुक से। ठीक है, क्योंकि ये लंबा वाला क्वेश्चन है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की खेती का वर्णन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो पहला है उपयुक्त भूमि एवं बीज दर। तो देखिए चने के लिए दोस्तों जो है उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, तो चने के लिए जो है हल्की जो है बलुई दोमट भूमि जो है अच्छी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है बीज दर, तो बीज दर दोस्तों जो है कितना होता है, तो चने में 2 प्रकार की जो है प्रजाति बोई जाती है। ठीक है, एक अगेती बोया जाता है, एक अगेती होता है दोस्तों, एक होता है पछेती। ठीक है, तो अगेती चने के लिए कितना बीज दर होता है और पछेती चने के लिए कितना होता है, तो अगेती चने का दोस्तों जो है 14 से 15 kg प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर माना जाता है, और पछेती के लिए दोस्तों जो है 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर माना जाता है। ठीक है, तो अगेती के लिए 14 से 15 kg प्रति हेक्टेयर जो है चने के लिए बीज दर पर्याप्त रहता है, और पछेती के लिए 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है पर्याप्त रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है बोने का समय एवं बीज शोधन। तो चने को कब बोया जाता है दोस्तों, तो चने को दोस्तों जो है जुलाई से जून के मध्य में बोया जाता है, जुलाई से जून के जो है 15 तारीख तक, यानी कि जो है जून के मध्य तक जो है चने को बोया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि बीज शोधन के लिए, तो बीज शोधन के लिए दोस्तों जो है
किसका प्रयोग करते हैं, तो बीज शोधन के लिए कैप्टान और थायराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बीज शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैप्टान और थायराम का। अब यहाँ पे पूछा दोस्तों एक प्रमुख कीट और इसका नियंत्रण। तो चने में लगने वाली एक प्रमुख कीट कौन सी है, तो चने में लगने वाली दोस्तों जो है प्रमुख कीट कौन सी है, तूर पोड फ्लाई। ठीक है, तूर पोड फ्लाई दोस्तों जो है ये चने में लगती है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि इसका जो है कीट का लार्वा होता है वो जो है चने के दाने को खा जाता है। ठीक है, तूर पोड फ्लाई का जो है लार्वा होता है ये चने के दानों को खा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा इसके नियंत्रण के लिए, तो इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों जो है इंडोसल्फान 35 सीसी का प्रयोग किया जाता है। तो चने के जो है तूर पोड फ्लाई के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप गेहूँ, धान जो है, गन्ना, सरसों, इन सभी का पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन सभी का जो है भी पूछा जा सकता है यहाँ पे पेपर में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, अम्लीय मृदा बनने के कारण तथा सुधारों की व्याख्या। तो अम्लीय मृदा दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें जो है अम्लीय जो है पीएच मान जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग दोस्तों जो है अम्लीय मृदा कहते हैं। देखिए अम्लीय मृदा दोस्तों जो है नम जलवायु वाले क्षेत्रों में बनती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे जिसमें दोस्तों जो है H+ आयन अधिक होता है उसे हम लोग अम्लीय मृदा जो है बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अम्लीय बोलते हैं। और अगर अम्लीय मृदा में H+ आयन की जो है संख्या अधिक हो जाती है तो वो भूमि जो है अम्लीय हो जाती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो है पूछा गया है कि यहाँ पे अम्लीय मृदा बनने के कारण तथा सुधार लिखिए। तो देखिए अम्लीय मृदा तो दोस्तों मैंने बताया आपको नम जलवायु के कारण जो है बनती है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है क्षारीय जो तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। ठीक है, और अम्लीय बचने के कारण जो भूमि अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मृदा सुधार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो अम्लीय मृदा सुधार के लिए चूना प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जबकि क्षारीय मृदा सुधार के लिए जिप्सम और पायराइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला चूना का प्रयोग करेंगे अम्लीय मृदा सुधार के लिए। दूसरा दोस्तों जो है क्षार युक्त जो उर्वरक होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो है क्षार युक्त उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो भूमि की जो है अम्लीयता कम होगी। ठीक है, और अम्लीय उर्वरक जो है दोस्तों उनका प्रयोग हम लोग एकदम से बंद कर देंगे। अम्लीय उर्वरक का प्रयोग जो है बंद कर दिया जाता है एकदम से, और क्षार युक्त उर्वरक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है SRI पद्धति से धान उगाने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभी ये मैंने आपको SRI के बारे में बताया है। ठीक है, और आप इसको जो है डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब SRI के सिवा दोस्तों जो है एक डेपोक विधि जो है पूछा जाता है धान में, और गेहूँ जो है यहाँ पे आलू में दोस्तों जो है TPS विधि द्वारा जो है आलू की बुआई के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दिया है, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा, आलू की खेती का वर्णन जो है निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, तो आलू की खेती जो है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले पूछा तो संतुलित जातीय। तो आलू की जातियाँ जो है याद करने के लिए बहुत ही जो है यहाँ पे आसानी होती है, क्योंकि कुफरी जिनमें लगा होता है वो आलू की जातियाँ होती हैं। तो कुफरी के बाद दोस्तों यहाँ पे चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी ज्योति और यहाँ पे दोस्तों जो है सिंदूरी। तो यहाँ पे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी सिंदूरी। ठीक है, ये सभी आलू की जातियाँ हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे खाद एवं उर्वरक पूछा है। ठीक है, तो आलू के लिए दोस्तों जो है यहाँ पे 200 से 250 kg जो है गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उर्वरक के रूप में दोस्तों जो है NPK प्रयोग किया जाता है। तो कितना, तो 100-200 जो है 110 से 50 से 125। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन 110 kg और जो है पोटास यहाँ पे फास्फोरस 50 kg और 125 kg जो है पोटास NPK के रूप में दोस्तों जो है प्रयोग किया जाता है। 110, 50, 125 जो है NPK प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा है कि पादप की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है आलू में जो है अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ठीक है, ये सभी लगते हैं। और आलू में दोस्तों जो है पाला भी लगता है। ठीक है, तो इन सभी को जो है बचाने के आप उपाय दोस्तों जो है पाले से बचाने के लिए आप खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। ठीक है, आसपास धुआं कर सकते हैं। तो ये सभी उपाय हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अंधी गुड़ाई यहाँ पे पहला दिया है। तो अंधी गुड़ाई दोस्तों जो है किससे संबंधित है, तो अंधी गुड़ाई जो है गन्ना से संबंधित है। तो गन्ने में दोस्तों जो है निराई गुड़ाई की जो क्रिया की जाती है। ठीक है, और पपड़ी जो है ऊपर की मिट्टी की पपड़ी जो तोड़ी जाती है ताकि मृदा में जो है वायु संचार अच्छा रहे। ठीक है, तो वैसे हम लोग जो है अंधी गुड़ाई करते हैं, और अंधी गुड़ाई जो है गन्ने में की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पूछा है फसल चक्र। तो देखिए फसल चक्र हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो फसल चक्र दोस्तों जो है
एक निश्चित क्षेत्र पर और एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्र पर जो है निश्चित समय में जब फसलों को क्रम वाइज, ठीक है, एक क्रम से, ठीक है, एक नियमित रूप से जो है बोया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति जो है नष्ट ना हो, ठीक है। जैसे आपने गेहूँ बोया तो गेहूँ के साथ दोस्तों जो है यहाँ पे आप जो है दलहनी फसलें भी बो सकते हैं, ठीक है। इससे मृदा की जो है उर्वरता बनी रहती है, तो उसे ही हम लोग दोस्तों बोलते हैं फसल चक्र बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है उकठा रोग है, तो उकठा रोग किस में लगता है दोस्तों, तो उकठा रोग दोस्तों जो है इस किस में लगता है, तो उकठा रोग अरहर में लगता है, ठीक है। और दोस्तों ये जो है किसके कारण लगता है, तो ये दोस्तों होता है कवक, ठीक है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक जो है कवक होता है, तो दोस्तों उसी के कारण जो है उकठा रोग लगता है, ठीक है। तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक होता है, उसी का कारण जो है अरहर में उकठा रोग लगता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि अरहर की जो है जड़ें काली पड़ जाती हैं और दोस्तों जो है पौधा सूख जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रोफाइल, तो मृदा प्रोफाइल दोस्तों जो है ये क्या होता है दोस्तों, तो ये मृदा का जो है ऊर्ध्वखंड होता है, ठीक है। मृदा का ऊर्ध्वखंड होता है मृदा प्रोफाइल। इसको दोस्तों जो है हम लोग वर्टिकल लेयर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लेयर भी बोलते हैं। तो यह मृदा का ऊर्ध्वखंड होता है, ठीक है, जो दोस्तों जो है मृदा की ऊपरी सतह से ऊर्ध्वाधर काट को जो है हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। तो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उसके ऊर्ध्वाधर काट को हम लोग क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका या जो है मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसीम में बीज उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पे बरसीम में 2-3 कटाई के बाद जो है फसल को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वहीं से दोस्तों जो है बीज प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से 1-2 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय में ना सही तो 1-1 नंबर में ज़रूर जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बस दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा पेपर जो है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।